नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे, जिसमें हर खबर है ज़रूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। पश्चिमी पछुआ विक्षोभ के कारण दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भारी बारिश और तेज हवाएं चली। प्रधानमंत्री ने केरल में विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय समुद्री पत्तन का उद्घाटन किया। कर्नाटक सरकार ने हेसरघट्टा घासबोबी संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया। यूनाइटेड किंगडम में कैंसर रोगियों को तेजी से इलाज के लिए सिंगल इंजेक्शन के माध्यम से इम्यूनोथेरेपी दवाई दी जाएंगी। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में 58,000 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं का उद्घाटन किया। चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और नजर डालते हैं आज की पहली मुख्य खबर पर। पश्चिमी पछुआ विक्षोभ के कारण दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भारी बारिश और तेज हवाएं चली। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के अनुसार उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारी बारिश और तेज हवाएं देखने को मिली। पश्चिमी विक्षोभ की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, जो सीधे तौर पर जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई है। चलिए सबसे पहले पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में समझते हैं। पश्चिमी विक्षोभ बहिर उष्णकटिबंधीय यानी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल तूफान होते हैं, जो ध्रुवीय और उष्णकटिबंधीय पवनों के बीच परस्पर क्रिया के कारण बने कम दबाव वाले क्षेत्रों के कारण उत्पन्न होते हैं। ये उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम से संबंधित हैं, जो हिमालय और तिब्बती उच्च भूमि के ऊपर वायुमंडल में प्रवाहित होती हैं। साथ ही ये जेट स्ट्रीम वायुमंडल में अधिक ऊंचाई पर तेज गति से बहने वाली वायुधारा है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ कैस्पियन सागर या भूमध्य सागर क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। ये हिंदू कुश, काराकोरम और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में अचानक शीतकालीन वर्षा करते हैं। बात करें इसकी विशेषताओं की, तो यह एक गैर मानसूनी वर्षण है जो पछुआ पवनों द्वारा संचालित होती है। यह अधिकतर दिसंबर से मार्च के बोरियल शीतकाल के दौरान सबसे अधिक सामान्य होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप शीतलहरें, कोहरा, हिमस्खलन, भूस्खलन, बिजली गिरना और भारी वर्षा होती है। उदाहरण के लिए जून 2013 में उत्तराखंड में आई बाढ़। और साथ ही शीतकालीन वर्षा जल सुरक्षा और कृषि, विशेषकर रबी फसलों के लिए महत्वपूर्ण होती है। अब जलवायु परिवर्तन और पश्चिमी विक्षोभ के बारे में जान लेते हैं। वैश्विक तापमान में वृद्धि और इसके चलते उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम के प्रबल होने के कारण पश्चिमी विक्षोभ की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। सर्दियों के मौसम के अलावा अन्य मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण भारी वर्षा एवं बाढ़ जैसी चरम मौसमी घटनाओं में वृद्धि होती है। अरब सागर के तेजी से गर्म होने के कारण पश्चिमी विक्षोभ में आर्द्रता की मात्रा बढ़ रही है। उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम के विस्तार के कारण पश्चिमी विक्षोभ का भी विस्तार हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। प्रधानमंत्री ने केरल में विजिंजम विडीनम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय समुद्री पत्तन का उद्घाटन किया। 8,800 करोड़ रुपए की लागत से तैयार विजिंजम पोर्ट भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट में टर्मिनल भी शामिल होते हैं, जहां कार्गो कंटेनर्स को उनके अंतिम गंतव्य तक पहुंचने से पहले एक जहाज से दूसरे जहाज में स्थानांतरित किया जाता है। आपको बता दें कि भारत महाराष्ट्र के पालघर जिले के वधावन में एक डीप वाटर पोर्ट विकसित कर रहा है। साथ ही अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार द्वीप पर एक और मेगा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट प्रस्तावित है। आइए अब विजिंजम पोर्ट के बारे में भी समझ लेते हैं। इसे डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण यानी DBFOT आधार पर सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP घटक के साथ लैंडलॉर्ड मॉडल के तहत विकसित किया गया है। लैंडलॉर्ड मॉडल के तहत बंदरगाह का स्वामित्व और नियंत्रण पोर्ट अथॉरिटी के पास रहता है, लेकिन वास्तविक कार्गो हैंडलिंग एवं टर्मिनल का संचालन आमतौर पर निजी ऑपरेटरों को पट्टे पर दिया जाता है। यह भारत में पहली ग्रीनफील्ड बंदरगाह परियोजना है, जिसे PPP मोड के तहत राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। आइए अब इसका महत्व भी जान लेते हैं। पहला है रणनीतिक अवस्थिति। यूरोप, फारस की खाड़ी और सुदूर पूर्व को जोड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय पूर्व पश्चिम पोत परिवहन मार्ग के नजदीक स्थित है। अगला है डीप ड्राफ्ट। यह लगभग 20 मीटर का प्राकृतिक गहरा ड्राफ्ट है, जिसके लिए किसी बड़े ड्रेजिंग की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा है घुमावदार तट। इससे सुनामी के प्रभाव कम होंगे एवं बंदरगाह के रखरखाव की लागत भी कम आएगी। आइए खबर के अंत में ट्रांसशिपमेंट हब की आवश्यकता को भी समझ लेते हैं। विदेशी निर्भरता को देखें तो वर्तमान में भारत के लगभग 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो को भारत के बाहर के बंदरगाहों, विशेष रूप से कोलंबो, सिंगापुर और क्लेंग पर संभाला जाता है। यह राजस्व के लिए आवश्यक है, क्योंकि प्रति कंटेनर लागत में $80 से $100 की कमी और $200 से $220 मिलियन वार्षिक संभावित आय हानि में कमी आने की उम्मीद है। तथा समुद्री अवसंरचना की दृष्टि से यह पीएम गति शक्ति व राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति और मैरीटाइम अमृतकाल विजन
2047 के अनुरूप है। कर्नाटक सरकार ने हेसरघट्टा घास भूमि संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया। कर्नाटक सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम यानी WPA 1972 की धारा 36A के तहत हेसरघट्टा घास भूमि संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है। चलिए संरक्षण रिजर्व के बारे में बात करते हैं। संरक्षण रिजर्व को WPA 1972 के तहत संरक्षित क्षेत्र माना जाता है। इसे राज्य सरकारों और केंद्र सरकार द्वारा भू परिदृश्य, समुद्री परिदृश्य, वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के लिए घोषित किया जा सकता है। यह आमतौर पर देश के स्थापित राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों और रिजर्व एवं संरक्षित वनों के बीच बफर जोन या कनेक्टर एवं प्रवास हेतु गलियारों के रूप में कार्य करते हैं। इसका विनियमन राज्य सरकार द्वारा गठित संरक्षण रिजर्व प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है, जो मुख्य वन्यजीव वार्डन को सलाह देती है। अब हेसरघट्टा घास भूमि के बारे में समझ लेते हैं। ये बेंगलुरु के निकट हेसरघट्टा झील के आसपास स्थित है तथा बेंगलुरु क्षेत्र की आखिरी बची घास भूमि है। घास भूमियां वस्तुतः गर्म व शुष्क जलवायु युक्त घास की अधिकता वाले खुले क्षेत्र होते हैं। ये विश्व स्तर पर सबसे व्यापक रूप से मौजूद स्थलीय बायोम में से एक है। साथ ही घास भूमियां वैश्विक भू क्षेत्र के 20 से 40% तथा भारत के भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 24% भाग पर फैली हुई हैं। वैश्विक स्तर पर इन्हें उष्णकटिबंधीय सवाना, शीतोष्ण घास भूमियां और स्टेपीज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसका महत्व देखें तो ये तेंदुए, भारतीय लोमड़ी, स्मूथ कोटेड ऑटर और प्रवासी पक्षियों आदि सहित जैव विविधता संपन्न क्षेत्र हैं। साथ ही ये भूजल स्तर का पुनर्भरण करने के लिए जलग्रहण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। इतना ही नहीं, ये स्पंज की तरह काम करते हुए वर्षा के जल को रोके रखने में मदद करता है। इसमें अर्कावती नदी, टिप गोंडान हल्ली जलाशय और हेसरघट्टा झील का बड़ा जलग्रहण क्षेत्र शामिल है। चलिए पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं और उनकी मानवीय आवश्यकताओं से संबंध को देखते हुए प्रोविजनिंग, विनियामक, सांस्कृतिक सेवाएं और समर्थन सेवाओं को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले है प्रोविजनिंग सेवाएं। इसमें शामिल है खाद्य, फाइबर, आनुवंशिक संसाधन। अगली है विनियामक सेवाएं, जिसमें क्लाइमेट रेगुलेशन, अपशिष्ट उपचार, परागण शामिल हैं। तीसरी श्रेणी है सांस्कृतिक सेवाएं। इसमें शामिल है शिक्षण मूल्य, मनोरंजन, सांस्कृतिक धरोहर और आखिरी है समर्थन सेवाएं। इसमें प्राथमिक उत्पादन, जल चक्र, पोषक तत्व चक्र शामिल हैं। ये सभी सेवाएं सीधे तौर पर मानव आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, जिसमें आश्रय, स्वास्थ्य, सौंदर्य और आध्यात्मिक कल्याण जैसी सेवाएं शामिल हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। यूनाइटेड किंगडम में कैंसर रोगियों को तेजी से इलाज के लिए सिंगल इंजेक्शन के माध्यम से इम्यूनोथेरेपी दवाएं दी जाएंगी। यूनाइटेड किंगडम ने कैंसर के त्वरित उपचार के लिए घंटों तक चलने वाले पारंपरिक इंट्रावेनस ड्रिप यानी नसों में दी जाने वाली ड्रिप की जगह 15 मिनट के इंजेक्शन के माध्यम से निवोलुमैब देने की एक तीव्र विधि अपनाई है। निवोलुमैब एक इम्यूनोथेरेपी दवा है। आइए पहले इम्यूनोथेरेपी के बारे में जान लेते हैं। इम्यूनोथेरेपी एक प्रकार की जैविक चिकित्सा है। यह कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम के घटकों का उपयोग करती है। इसकी जैविक चिकित्सा को समझें तो उपचार की इस विधि में कैंसर को लक्षित करने और उसका इलाज करने के लिए जीवित जीवों से प्राप्त पदार्थों का उपयोग किया जाता है। इसके विपरीत कीमोथेरेपी सीधे कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करके उनकी वृद्धि और प्रसार को रोकती है, लेकिन यह स्वस्थ कोशिकाओं को भी नुकसान पहुंचाती है। आइए अब ये जानते हैं कि इम्यूनोथेरेपी कैसे काम करती है। इसमें पहला है प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करना। इससे प्रतिरक्षा तंत्र कैंसर कोशिकाओं को पहचानने और उन पर हमला करने में अधिक मेहनत या समझदारी से काम कर सकेगा। उदाहरण के लिए इम्यूनोमॉड्यूलेटर। अगला है प्रयोगशाला में प्रतिरक्षा प्रणाली के घटकों का निर्माण करना। इससे कैंसर कोशिकाओं को खोजने और उन्हें नष्ट करने की प्रतिरक्षा प्रणाली की क्षमता को बहाल किया जाता है या बेहतर बनाया जाता है। उदाहरण के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अब अगर इम्यूनोथेरेपी के लाभ देखें तो पहला है सटीकता यानी प्रिसाइज। प्रतिरक्षा प्रणाली स्वस्थ कोशिकाओं को बचाते हुए कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करती है। दूसरा है गतिशीलता। यदि ट्यूमर का पता नहीं चल पाता है तो यह नए हमले शुरू करने के लिए अनुकूलन और पुनर्मूल्यांकन करती है। और अगला है स्मरण। प्रतिरक्षा प्रणाली की स्मृति इसे बार बार होने वाले कैंसर को पहचानने और खत्म करने में सक्षम बनाती है। ऐसे में इम्यूनोथेरेपी के क्या नुकसान है ये देख लेते हैं। उच्च चयनात्मकता के कारण इम्यून सप्रेशन और इम्यून एक्सकुलेशन ट्यूमर्स के लिए कम प्रभावी हो जाती है। इसकी प्रभावशीलता अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। इससे रोगी के जीवित रहने की दर और रोग का निदान अनिश्चित हो जाता है तथा इसमें उपचार की लागत भी अधिक आती है। खबर में आगे बढ़ते हुए आइए इम्यूनोथेरेपी के प्रकार भी जान लेते हैं। पहला है चेक पॉइंट इनहिबिटर्स।
यह कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने में मदद करने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली ब्रेक जारी करती है। दूसरा है इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स। ये कुछ विशेष प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली के कुछ हिस्सों को बढ़ाते हैं। तीसरा है ऑन्कोलिटिक वायरस। यह एक प्रकार का मॉडिफाई वायरस है जो ट्यूमर कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं और उन्हें मार देते हैं। चौथा है साइटोकाइंस, यानी छोटे छोटे प्रोटीन जो कोशिकाओं के बीच संदेश ले जाते हैं। कैंसर पर हमला करने के लिए प्रतिरक्षा कोशिकाओं को उत्तेजित करने हेतु स्मॉल प्रोटीन्स का उपयोग किया जाता है। पांचवा है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मानव निर्मित इम्यून प्रोटीन जो विशिष्ट कैंसर कोशिका के भागों को लक्षित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, और इसके अलावा इसमें CAR, टी सेल थेरेपी और कैंसर के टीके शामिल हैं। बढ़ते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर की ओर। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में 58,000 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने अमरावती में राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, सचिवालय सहित कई अवसंरचना परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने आंध्र प्रदेश के नाग्यालंका में नवदुर्गा परीक्षण रेंज की भी आधारशिला रखी। यहां से भविष्य में मिसाइलों का परीक्षण किया जाएगा। सबसे पहले अमरावती के बारे में बात करते हैं। यह आंध्र प्रदेश की राजधानी है। अमरावती कृष्णा नदी के तट पर स्थित एक ग्रीनफील्ड शहर है, यानी इसे नया बसाया गया है। यह शहर राज्य के गुंटूर जिले में स्थित है। साथ ही इसको आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने की परियोजना की शुरुआत 2014 में हुई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2014 में आंध्र प्रदेश को विभाजित करके अलग राज्य के रूप में तेलंगाना का गठन किया गया था। चलिए अब अमरावती की बौद्ध विरासत के बारे में समझते हैं। सबसे पहला है अमरावती स्तूप। 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का यह स्तूप भारत के प्राचीनतम बौद्ध स्मारकों में से एक है। अभिलेख में इसे महाचैत्य यानी महान स्तूप कहा गया है। दूसरा है बुद्ध के उपदेशों का प्रसार। माना जाता है कि इसी स्थान पर गौतम बुद्ध ने कालचक्र यानी समय का चक्र का प्रथम उपदेश दिया था। इसके अलावा है आचार्य नागार्जुन का निवास स्थान। कहा जाता है कि आचार्य नागार्जुन यहीं के निवासी थे। वे माध्यमिक दर्शन यानी माध्यमिका फिलॉसफी के प्रवर्तक थे। ये दर्शन महायान बौद्ध धर्म का आधार है। और आखिरी है चीनी यात्री का आगमन। 602 से 664 ईस्वी यानी 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत यात्रा के दौरान अमरावती की भी यात्रा की थी। यहाँ से उसने पवित्र ग्रंथ एकत्र किए थे। अब आगे बढ़ते हुए अमरावती की अन्य ऐतिहासिक विरासतों के बारे में भी जान लेते हैं। अमरावती का अर्थ है अनंत का निवास। यह शहर प्रथम सदी के मध्य से 3वीं सदी के प्रारंभ तक सातवाहन राजवंश की राजधानी रहा था। यहाँ श्री अमरालिंगेश्वर स्वामी मंदिर है, जो कि भगवान शिव का मध्यकाल का मंदिर है। अमरावती में एक स्वतंत्र कला शैली विकसित हुई जो गांधार और मथुरा कला शैलियों के समकक्ष मानी जाती है। इतना ही नहीं, अमरावती कला शैली की भी विशेषताएं हैं। चलिए समझते हैं। ये वर्णात्मक शैली है। इस कला शैली की मूर्तियां बुद्ध के जीवन की कहानियों को दर्शाती हैं। साथ ही इस शैली की सजीव व भावपूर्ण नक्काशियां बौद्ध कथाओं को जीवंत बनाती हैं। इतना ही नहीं, इस शैली में यथार्थवादी दृश्यों को चित्रित किया गया है जो दृश्य के आकर्षण को बढ़ाते हैं। स्थापत्य तत्व को देखें तो ये मुख्यतः स्तूपों की रेलिंग, चबूतरे व अन्य भागों पर मुख्य रूप से देखे जाते हैं। और निर्माण के लिए सफेद संगमरमर जैसे पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। ये सामग्रियां नक्काशी को गहराई और सौंदर्य प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए अमरावती शैली में बनाई गई नागार्जुन कोंडा की बुद्ध प्रतिमा। चलिए बढ़ते हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में स्थल की तरफ। आज हम बात करेंगे चिली की, जिसकी राजधानी है सैंटियागो। दक्षिणी चिली में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया है। इस कारण सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भौगोलिक स्थिति की। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित है। इसकी सीमाएं उत्तर में पेरू और बोलीविया तथा पूर्व में अर्जेंटीना से लगती हैं। इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। अर्जेंटीना चिली सीमा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। साथ ही कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका सीमा और कजाकिस्तान रूस सीमा के बाद दुनिया की तीसरी सबसे लंबी सीमा है। बढ़ते हैं भौगोलिक विशेषताओं की तरफ। इस देश में एंडीज पर्वतमाला भू परिदृश्य का प्रभुत्व है। आपको बता दें कि अटाकामा रेगिस्तान दुनिया का सबसे शुष्क गैर ध्रुवीय शीत मरुस्थल है। यह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में स्थित होने के कारण यहाँ चरम प्राकृतिक घटनाएं जैसे ज्वालामुखी प्रस्फुटन, प्रबल भूकंप और सुनामी आदि घटित होती हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी ओजोस डेल सलाडो है, जो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी भी है। इसका आर्थिक महत्व देखें तो यह विश्व का शीर्ष तांबा उत्पादक देश है। अर्जेंटीना और बोलीविया के साथ लिथियम ट्रायंगल का हिस्सा है।
चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। झारखंड सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आबादी पर आंकड़े एकत्र किए हैं। ये स्थानीय निकायों में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित ट्रिपल टेस्ट की पहली कड़ी है। देश की राष्ट्रपति ने गरिमा के साथ आयु वृद्धि, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु पहले यानी एजिंग विद डिग्निटी इनिशिएटिव्स फॉर द वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई पहलों का शुभारंभ किया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा विनियमित बाजारों के व्यापार और निपटान समय की व्यापक समीक्षा हेतु गठित एक कार्य समूह ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रम्माण उत्सव वर्तमान में उत्तराखंड में मनाया जा रहा है। यह उत्सव यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल है। ये वार्षिक उत्सव अप्रैल के अंत में फसल कटाई के बाद उत्तराखंड के सलूड डुंगरा नामक जुड़वा गांव में मनाया जाता है। वैज्ञानिकों ने पहली बार ब्लैक होल बम की प्रयोगशाला में प्रतिकृति यानी एनालॉग तैयार की है। यह एक सैद्धांतिक अवधारणा है जिसे 1971 में भौतिक शास्त्री याकोव जेल्डोविच ने प्रस्तावित किया था। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने निवेशकों को ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से लेन देन करने के प्रति सचेत किया है। ये सेबी द्वारा विनियमित नहीं है क्योंकि इसके तहत जिन वस्तुओं का कारोबार किया जा रहा है वे भारतीय कानून के तहत प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत नहीं है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने PZLA नामक एक सूक्ष्म अणु खोजा है। यह एक प्रमुख माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम को लक्षित करता है और यह माइटोकॉन्ड्रियल DNA म्यूटेशन से होने वाले दुर्लभ आनुवंशिक विकारों के इलाज के लिए संभावित उपचार प्रदान कर सकता है। बायोस्वेल एक प्रभावशाली प्रकृति आधारित समाधान यानी NBS है। इसे जैव विविधता को बढ़ावा देने और शहरी परिदृश्य को बेहतर बनाने के साथ साथ वर्षा जल अपवाह को प्रबंधित करने में भी मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। बायोस्वेल उथली व वनस्पति युक्त गड्ढेनुमा क्यारियां होती हैं जो जल के अपवाह को रोकने एवं फिल्टर के लिए बनाई जाती हैं। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।